ऐतिहासिक व्यक्तित्व। कालाशोक। कालाशोक 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व शिशुनाग वंश की स्थापना करने वाले शिशुनाग लगभग 412 ईसा पूर्व का पुत्र था, जो शिशुनाग के 394 ईसा पूर्व मृत्यु के बाद मगध का शासक बना। इसने 28 वर्षों तक शासन किया। शिशुनाग ने लगभग 18 वर्षों तक शासन किया। उसकी मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी पुत्र कालाशोक मगध का राजा बना। कालाशोक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। प्रमुख तथ्य। महावंश में इसे कालाशोक तथा पुराणों में काकवर्ण कहा गया है। कालाशोक ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था। कालाशोक के ही शासनकाल में 383 बीसी में वैशाली में बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति का आयोजन हुआ। कालाशोक शिशुनाग वंश के शासनकाल में अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थापित एवं महासांधिक 2 भागों में बंट गया। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे, जिन्होंने मगध पर 22 वर्षों तक शासन किया। बाणभट्ट रचित हर्षचरित के अनुसार काकवर्ण को राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय महापद्मनंद नामक व्यक्ति ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। 366 ईसा पूर्व कालाशोक की मृत्यु हो गई। कालाशोक की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों ने 22 वर्ष तक शासन किया। मुहम्मद गौरी। मुहम्मद गौरी गजनी तथा हेरात के मध्य स्थित एक छोटे से पहाड़ी क्षेत्र गजनी का शासक था। मुहम्मद गौरी एक महान विजेता तथा सैन्य संचालक भी था। मुहम्मद गौरी के आक्रमण का उद्देश्य महमूद गजनवी के आक्रमणों से अलग था। ये भारत में लूटपाट के साथ साथ इस्लामी साम्राज्य के विस्तार का भी इच्छुक था। इसीलिए भारत में तुर्क साम्राज्य का संस्थापक मुहम्मद गौरी को ही माना जाता है। प्रमुख तथ्य। मुहम्मद गौरी घुरिद साम्राज्य का सुल्तान था। उन्होंने 1202 से 1206 तक एकमात्र शासक के रूप में शासन किया। उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप में मुस्लिम शासन की नींव रखने का श्रेय दिया जाता है, जो कई शताब्दियों तक चला। उन्होंने आधुनिक अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, उत्तर भारत, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के हिस्सों में फैले क्षेत्र पर शासन किया। गौरी ने प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया। इस समय यहाँ पर शियामत को मानने वाले करामाती शासन कर रहे थे। ये करामाती मुस्लिम बनने से पहले बौद्ध थे। गौरी ने मुल्तान को जीत लिया था। गौरी ने 1178 ईस्वी में द्वितीय आक्रमण गुजरात पर किया, लेकिन मूलराज द्वितीय ने उसे आबू पर्वत की तलहटी में पराजित किया। भारत में मुहम्मद गौरी की ये पहली पराजय थी। इस युद्ध का संचालन नायिका देवी ने किया था, जो मूलराज की पत्नी थी। इस युद्ध से सबक लेते हुए गौरी ने पहले संपूर्ण पंजाब पर अपना अधिकार कर भारत पर अधिकार करने के लिए प्रयास शुरू किए। गौरी ने लक्ष्मी की आकृति वाले कुछ सिक्के चलाए थे। मुहम्मद गौरी ने दक्षिण की ओर रुख किया और मुल्तान से डच तक अपनी सेना का नेतृत्व किया और फिर रेगिस्तान के पार चालुक्यों की राजधानी अनहिलवाड़ा, आधुनिक गुजरात में पाटन की ओर कूच किया। तराइन की पहली लड़ाई मुहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई। दोनों सेनाएं वर्तमान में हरियाणा के थानेसर से 14 मील दूर तराइन नगर के पास मिली। पृथ्वीराज की सेना ने इस युद्ध में विजय प्राप्त की। घर लौटने के बाद मुहम्मद गौरी ने हार का बदला लेने के लिए तैयारी की। पृथ्वीराज चौहान को अंततः तराइन के द्वितीय युद्ध में मुहम्मद गौरी द्वारा पराजित किया गया। मुहम्मद गौरी ईरान में अशांति के कारण अपने पश्चिमी सरहदों के लिए खतरे से निपटने के लिए गजनी लौटा, लेकिन उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को उत्तर भारत में अपना क्षेत्रीय गवर्नर नियुक्त किया। 1206 ईस्वी में मुहम्मद गौरी ने पंजाब के खोकर जनजाति के विद्रोह को दबाने के लिए भारत पर अंतिम आक्रमण किया तथा इस अभियान के दौरान दमियक, पश्चिमी पाकिस्तान के पास 15 मार्च 1206 में खोखरों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। सिमुक 60 ईसा पूर्व से 37 ईसा पूर्व सातवाहन वंश का संस्थापक था। सिमुक ने अंतिम कण्व वंश शासक सुश्रमन की हत्या करके 60 ईसा पूर्व में आंध्र में
कृष्णा और गोदावरी नदी की घाटियों में आंध्र वंश अथवा सातवाहन वंश अथवा आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना की। प्रमुख तथ्य: सिमुक का मूल निवास स्थान बेल्लारी जिले में माना जाता है, जहां सातवाहनों की बस्ती थी। पुराणों में सिमुक के कई नामों का उल्लेख मिला, जैसे शिशुक, सिंधुक तथा शिप्रक। वायु पुराण का कथन है कि आंध्र जातीय सिंधुक या सिमुक ने कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके तथा शुंगों की बची हुई शक्ति को समाप्त कर पृथ्वी पर शासन किया। सिमुक ने 23 वर्षों तक शासन किया। सिमुक नाम का उल्लेख नानाघाट चित्रफलक अभिलेख में मिलता है। सिमुक के 7 सिक्के भी इतिहासकारों को प्राप्त हुए हैं। नानाघाट के लेख में सिमुक को राजा सिमुक सातवाहन कहा गया है। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार सिमुक सभी धर्मों का सम्मान करता था तथा उसने अपने जीवन काल में अनेकों जैन और बौद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में वो पथभ्रष्ट तथा क्रूर और अत्याचारी हो जाता है, जिस कारण उसके भाई कान्हा अर्थात कृष्ण ने 37 ईसा पूर्व में उसकी हत्या कर दी और शासन पर कब्जा कर लिया। हेमू। सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य एक हिंदू राजा थे। हेमचंद्र विक्रमादित्य को हेमू के लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने मध्यकाल में 16वीं शताब्दी में भारत पर राज किया था। ये भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण समय रहा, जब मुगल व अफगान वंश दोनों ही दिल्ली में राज्य के लिए तत्पर थे। कई इतिहासकारों ने हेमू को भारत का नेपोलियन कहा है। उनकी मृत्यु पानीपत के दूसरे युद्ध में 5 नवंबर 1556 को हुई थी। पृष्ठ संख्या 70। प्रमुख तथ्य: हेमू का जन्म 1501 ईस्वी में अलवर में हुआ। 16वीं शताब्दी के महानतम हिंदू योद्धा कहे जाने वाले हेमू के पिता रायपूर्ण दास सन 1516 में राजस्थान के मछेरी गांव अलवर से रेवाड़ी आकर कुतुबपुर मोहल्ले में रहने लगे थे। उस समय हेमू की उम्र 15 वर्ष की थी। शोरे व खाद्य सामग्री से जुड़े व्यापार के साथ अपनी विलक्षण प्रतिभा के चलते हेमू का मापतोल अधिकारी, दरोगा चौकी, सेना अधिकारी से सेनापति होते हुए प्रधानमंत्री तक पहुंचने के ऐतिहासिक सफर से कुतुबपुर व रेवाड़ी जुड़ा रहा है। 1445 में शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद उसका बेटा इस्लाम शाह तख्तनशीन हुआ। उसने हेमू को दिल्ली का बाजार अधीक्षक नियुक्त किया। कुछ समय बाद बाजार सुपरवाइजर के साथ साथ हेमू को आंतरिक सुरक्षा का मुख्य अधिकारी भी नियुक्त किया गया और इस पद को वजीर के पद के बराबर मान्यता दी गई। हेमू पर इस्लाम शाह का भरोसा इतना बढ़ गया कि उसने उन्हें दरोगा चौकी की अहम और सैन्य जिम्मेदारी भी सौंप दी। इस तरह हेमू के पास वित्त, आंतरिक सुरक्षा के साथ ही सैन्य जिम्मेदारी भी आ गई। हेमू की सेना में 30% हिंदू और 70% अफगान सैनिक थे, पर हेमू दोनों के बीच कोई भेदभाव नहीं करते थे। 24 जनवरी 1556 को मुगल वंश के शासक हुमायूं का निधन हो गया। हुमायूं के निधन के बाद उसके नाबालिग बेटे 13 वर्ष के अकबर का 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कलानौर में राज्याभिषेक हुआ। हुमायूं की मौत के समय हेमू बंगाल में थे। मौत की खबर मिलने के बाद उन्होंने अपने सैनिकों को दिल्ली पर कब्जा करने का हुक्म दिया। हेमू ने खुद विशाल सेना के साथ बंगाल से दिल्ली के लिए कूच किया और रास्ते में कई सामंतों और सूबेदारों को शिकस्त देते हुए आगरा का रुख किया। आगरा फतह के बाद हेमू ने दिल्ली कूच किया। 6 अक्टूबर 1556 को दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में सेनापति तरदीप बेग के नेतृत्व में मुगलों ने हेमू के अजेय अभियान को रोकने की कोशिश की, लेकिन हेमू की रणनीति के आगे मुगलों की करारी शिकस्त हुई। हेमू की सेना ने 3000 मुगल सैनिकों का संहार किया। बाकी युद्ध का मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। अगले दिन 7 अक्टूबर 1556 को दिल्ली के पुराने किले में हेमू का विधिवत वैदिक रीति रिवाज के साथ राज्याभिषेक हुआ और वो हेमू से सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य बन गए। इस तरह पृथ्वीराज चौहान के निधन के 350 वर्ष बाद दिल्ली की गद्दी पर पहली बार हिंदू सम्राट तख्तनशीं हुआ। सम्राट हेमचंद्र ने अकबर को युद्ध में मात दी।
पानीपत की दूसरी लड़ाई के वीर थे हेमू और इस लड़ाई ने इस वीर राजा का नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज किया है। हेमू के दिल्ली फतह की सूचना पाकर अकबर और उसके सिपह सालार काबुल भागने की योजना बनाने लगे, लेकिन अकबर का संरक्षक बैरम खान युद्ध के बगैर हथियार छोड़ देने के पक्ष में नहीं था। उसने हेमू से लोहा लेने के लिए अपने सैनिकों के साथ दिल्ली की ओर कूच किया। 5 नवंबर 1556 को उसी पानीपत के ऐतिहासिक मैदान में दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ, जहां ठीक 30 वर्ष पहले अकबर के दादा बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर हिंदुस्तान में मुगल वंश की नींव रखी थी। पानीपत के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। हेमू अपनी सेना का नेतृत्व खुद कर रहे थे। पानीपत के दूसरे युद्ध में उनकी पराजय हुई और बैरम खान ने उसे मौत के घाट उतार दिया। दरअसल युद्ध में हेमचंद्र विक्रमादित्य की आंख में लगे तीर ने युद्ध में पासा ही पलट दिया। हेमू ने अपने जीवन काल में कुल 23 युद्ध लड़े। वीर हेमू को छोटे बड़े 22 युद्ध में विजयश्री प्राप्त हुई, किंतु अंतिम और 23वें युद्ध में सम्राट हेमचंद्र को वीरगति मिली। निजाम उल मुल्क आसफ जाह। निजाम उल मुल्क आसफ जाह प्रथम का वास्तविक नाम मीर कमरुद्दीन खान था, जिन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद हैदराबाद को स्वतंत्र रियासत घोषित किया और आसफजाही राजवंश की स्थापना की। प्रमुख तथ्य: निजाम उल मुल्क आसफजाह 1724 से 1748, जिसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी, मुगल बादशाह फर्रुखशियार के दरबार का एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था। उसे सर्वप्रथम अवध की सूबेदारी सौंपी गई थी और बाद में उसे दक्कन का कार्यभार दे दिया गया था। मीर कमरुद्दीन 6 वर्ष की उम्र में ही अपने पिता के साथ मुगल दरबार गए। तब औरंगजेब ने उनके पिता से कहा था कि भाग्य का सितारा आपके बेटे के माथे पर चमकता है। इन्होंने छोटी उम्र में ही अपने पिता से युद्ध नीति और सैन्य प्रशिक्षण हासिल करना शुरू कर दिया था और किशोर अवस्था में ही अपने पिता के साथ सुपा और रायगढ़ के किलों पर अपना विजयी पताका फहराकर मुगल सल्तनत में अपनी एक पहचान बना ली थी। इस तरह ये औरंगजेब के प्रिय हो गए। इनका विजयी अभियान यही नहीं रुका, बल्कि इन्होंने 16 वर्ष की उम्र में ही अदोनी के किले पर सफलता हासिल की, जिससे बादशाह औरंगजेब ने खुश होकर इनको कई सारे पुरस्कारों से नवाजा और बाद में इन्हें चिनकिलीज खान का खिताब दिया। इसके बाद इन्हें मुगल सम्राट ने पहले बीजापुर, फिर मालवा और बाद में दक्कन का शासन सौंप दिया। दक्कन में होने वाले उपद्रवों और मुगल दरबार में चल रही प्रतिस्पर्धा का फायदा उठाकर उसने सत्ता हथियाई तथा उस क्षेत्र का वास्तविक शासक बन गया। आसफ जाह अपने लिए कुशल सैनिकों तथा प्रशासकों को उत्तरी भारत से लाया था और वे दक्षिण में नए अवसर पाकर प्रसन्न थे। उसने मनसबदार नियुक्त किए और इन्हें जागीरें प्रदान की। हालांकि वो अभी भी मुगल सम्राट का सेवक था, फिर भी वो काफी आजादी से शासन चलाता था। न तो वो दिल्ली से कोई निर्देश लेता था और न ही दिल्ली उसके कामकाज में कोई हस्तक्षेप करती थी। मुगल बादशाह तो केवल निजाम उल मुल्क आसफजाह द्वारा पहले से लिए गए निर्णयों की पुष्टि कर दिया करते थे। हैदराबाद राज्य पश्चिम की ओर मराठों के विरुद्ध और पठारी क्षेत्र के स्वतंत्र तेलुगु सेनानायकों के साथ युद्ध करने में सदा संलग्न रहता था। पूर्व दिशा में निजाम उल मुल्क आसफजाह कोरोमंडल तट पर स्थित वस्त्रोत्पादक धन संपन्न क्षेत्र पर अपना नियंत्रण प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रखता था, पर उनकी इस महत्वाकांक्षा पर उस क्षेत्र में ब्रिटिश शक्ति की उपस्थिति के कारण रोक लग गई। पृष्ठ संख्या 71। बेगम हजरत महल। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ देश में 1857-58 में विद्रोह करने वाली बेगम हजरत महल भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थी। अंग्रेजों के सामने कभी भी आत्मसमर्पण नहीं किया, विरोध करने के बजाय जारी रखने के लिए अपने निर्वासन के वर्षों के दौरान भी। प्रमुख तथ्य: बेगम हजरत महल ने 1857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में चिरस्मरणीय योगदान किया। ये अवध के नवाब वाजिद अली शाह की बेगम थीं। अवध पर परोक्ष रूप में अंग्रेजों की सत्ता थी, क्योंकि 1801 ईस्वी में पहले नवाब सादत अली खान ने लॉर्ड वेलेजली की
सहायक संधि स्वीकार कर ली थी। जब 1847 ईस्वी में वाजिद अली शाह गद्दी पर बैठे तब उन्हें अंग्रेजों का हस्तक्षेप अच्छा नहीं लगा। इस कारण लॉर्ड डलहौजी ने उन पर कुशासन का दोष लगाकर कोलकाता में नजरबंद कर दिया और अवध पर अंग्रेजों का शासन हो गया। अंग्रेजों से असंतुष्ट होकर क्रांतिकारियों ने 30 मई 1857 ईस्वी को लखनऊ में विद्रोह शुरू कर दिया तथा अनेक स्थान अंग्रेजों से छीन लिए। 30 जून को चिनहट में अंग्रेज पराजित हुए और उन्होंने लखनऊ रेजिडेंसी में शरण ली। बेगम हजरत महल के पुत्र बिरजी सकद्र अवध का नवाब घोषित किया गया। बेगम हजरत महल उसकी संरक्षिका बनी। इन्होंने योग्य अधिकारी नियुक्त किए और उच्चाधिकारी व सामंतों को संगठित किया। बेगम ने स्त्रियों का एक सैनिक संगठन बनाया तथा कुछ स्त्रियों को जासूसी का काम सौंपा। बहादुर शाह जफर के बंदी बनने और अंग्रेजों का दिल्ली पर अधिकार होने से क्रांतिकारियों के हौसले कमजोर होने लगे। बेगम ने कैसरबाग के दरवाजे पर ताले लगवा दिए। घनघोर बारिश में बेगम क्रांतिकारियों का उत्साह बढ़ा रही थी। उनकी प्रेरणा से क्रांतिकारी एक एक इंच भूमि के लिए लड़ रहे थे। अंततः हैवलॉक और कैंपवेल ने मार्च 1858 ईस्वी में लखनऊ पर फिर अधिकार कर लिया और रेजिडेंसी में बंद अंग्रेज परिवारों को मुक्त करा दिया। बेगम हजरत महल अपने पुत्र बिरजी सकद्र के साथ नेपाल चली आईं। बेगम के स्वाभिमान से प्रभावित होकर राणा जंग बहादुर ने इन्हें नेपाल में रहने की जगह दिलाई। सन 1874 ईस्वी में इन वीरांगना का निधन हो गया। बेगम हजरत महल ने भारतीय परंपरा के अनुसार अंग्रेज कैदियों और परिवारों को सुरक्षित रखा। वस्तुतः बेगम हजरत महल का व्यक्तित्व भारत के नारी समाज का प्रतिनिधित्व करता है। श्यामजी कृष्ण वर्मा। देश हो या विदेश, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने अपने क्रांतिकारी गतिविधियों के जरिए स्वतंत्रता के संकल्प को लगातार बल दिया। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भारतीय होम रूल सोसाइटी, इंडिया हाउस तथा द इंडियन सोशलिस्ट की लंदन में स्थापना की थी। श्याम जी ने विदेश में रहकर भारत के स्वाधीनता संग्राम की क्रांति को जारी रखा। श्याम जी ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा हासिल की थी। प्रमुख तथ्य: श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म 4 अक्टूबर 1857 को गुजरात के मांडवी में हुआ। इनके पिता श्री कृष्ण वर्मा की आर्थिक स्थिति अच्छी न थी, पर मुंबई के सेठ मथुरादास ने इन्हें छात्रवृत्ति देकर विल्सन हाई स्कूल में भर्ती करा दिया। वहां वे नियमित अध्ययन के साथ पंडित विश्वनाथ शास्त्री की वेधशाला में संस्कृत का अध्ययन भी करने लगे। मुंबई में एक बार महर्षि दयानंद सरस्वती आए। उनके विचारों से प्रभावित होकर श्याम जी ने भारत में संस्कृत भाषा एवं वैदिक विचारों के प्रचार का संकल्प लिया। ब्रिटिश विद्वान प्रोफेसर विलियम्स उन दिनों संस्कृत अंग्रेजी शब्दकोश बना रहे थे। श्याम जी ने उनकी बहुत सहायता की। इससे प्रभावित होकर प्रोफेसर विलियम्स ने उन्हें ब्रिटेन आने का निमंत्रण दिया। वहां श्याम जी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में संस्कृत के अध्यापक नियुक्त हुए, पर स्वतंत्र रूप से उन्होंने वेदों का प्रचार भी जारी रखा। कुछ समय बाद वे भारत लौट आए। उन्होंने मुंबई में वकालत की तथा रतलाम, उदयपुर व जूनागढ़ राज्यों में काम किया। वे भारत की गुलामी से बहुत दुखी थे। लोकमान्य तिलक ने उन्हें विदेशों में स्वतंत्रता हेतु काम करने का परामर्श दिया। इंग्लैंड में उन्होंने भारतीय छात्रों के लिए रहने के लिए मकान खरीदा और उसका नाम इंडिया हाउस रखा। हालांकि बाद में यही हाउस क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बन गया। उन्होंने छात्रों की शिक्षा के लिए राणा प्रताप और शिवाजी के नाम पर छात्रवृत्तियां प्रारंभ की। 1857 के स्वातंत्र्य समर का अर्धशताब्दी उत्सव भारत भवन में धूमधाम से मनाया गया। उन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक समाचार पत्र भी निकाला। उसके पहले अंक में उन्होंने लिखा, मनुष्य की स्वतंत्रता सबसे बड़ी बात है, बाकी सब बाद में। उनके विचारों से प्रभावित होकर वीर सावरकर, सरदार सिंह राणा और मादाम भीकाजी कामा उनके साथ सक्रिय हो गए। लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल आदि भी वहां आने लगे। विजयादशमी पर्व पर भारत भवन में वीर सावरकर और गांधी जी दोनों ही उपस्थित हुए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के अपराधी माइकल ओडायर का वध करने वाले उधम सिंह के प्रेरणा स्रोत श्याम जी ही थे। अब वे शासन की निगाहों में आ गए, अतः वे पेरिस चले गए। वहां उन्होंने
तलवार नामक अखबार निकाला तथा छात्रों के लिए धींगरा छात्रवृत्ति प्रारंभ की। भारतीय क्रांतिकारियों के लिए शस्त्रों का प्रबंध मुख्यतः वे ही करते थे। भारत में होने वाले बम कांडों के तार उनसे ही जुड़े थे, अतः पेरिस की पुलिस भी उनके पीछे पड़ गई। उनके अनेक साथी पकड़े गए। उन पर भी ब्रिटेन में राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाने लगा, अतः वे जिनेवा चले गए। 30 मार्च 1930 को श्यामजी ने और 22 अगस्त 1933 को उनकी धर्मपत्नी भानुमति ने मातृभूमि से बहुत दूर जिनेवा में ही अंतिम सांस ली। पृष्ठ संख्या 72।